हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस पेपर 2024 का कोड सी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस का। ऑन 1 जनवरी 2020 को एक पार्टनर जिसने फर्म को एडवांस दिया है लोन का 1 लाख रुपीज। जब इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था उस टाइम पे कोई भी इंटरेस्ट रेट पार्टनर्स के बीच डिसाइड नहीं हुआ था और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इसका इंटरेस्ट। 1 लाख रुपीज का लोन है और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई कंडीशन कोई एग्रीमेंट नहीं डिसाइड हुई थी तो 6% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अगर 1 जनवरी को लोन दिया गया इसका मतलब 3 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। 3 4 जा 12, ये आ गया मेरे पास 6000 डिवाइड 4 मीन्स 1500। तो फर्स्ट का आंसर है हमारे पास बी। नेक्स्ट सेकंड, P, Q and R are partners sharing profit and losses ratio 5:3। Q पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, P और R ने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर रेशियो कैसा होगा, इक्वली। और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है 5, 4 और 3 का, और न्यू रेशियो गिवन है यहाँ पे एक पार्टनर Q रिटायरमेंट ले रहा है। तो रिटायरमेंट लेने के बाद P और R पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर रेशियो कैसा होगा, इक्वली। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो गेनिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू किसका होता है, सेक्रीफाइसिंग का। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू शेयर सबसे पहले हम फर्स्ट P का निकालेंगे। तो P पार्टनर का न्यू शेयर है 1/2 और ओल्ड शेयर है 5 इनको टोटल कर देंगे तो ये आ गया 12। इनको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 माइनस 10, ये आ गया 2/24। तो ये आ गया 1/12। नेक्स्ट इसी तरीके से हम R पार्टनर का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि Q पार्टनर रिटायरमेंट ले चुका है तो Q का कोई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं होगा। तो R पार्टनर का न्यू शेयर है 1/2 और R मीन्स थर्ड पार्टनर का न्यू शेयर है 3/12। ये आ गया मल्टीप्लाई करके 24 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 माइनस 6 मीन्स 6/24, और इसको भी हम कर देंगे 2 से क्रॉस। तो ये आ गया मेरे पास 3/12 मीन्स इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, गेनिंग रेशियो, क्योंकि हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आ गया 1:3, क्योंकि नीचे की रकम सेम है तो 1 और 3 का रेशियो आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, क्योंकि सी दे रखा है 1:3। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब पार्टनर्स एडमिशन लेते हैं तो सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स। कुछ बुक्स में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है और इसने कहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, या रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका आंसर है सी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर होगी, वो भी ओल्ड रेशियो पे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डैश कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। ऐसा कौन सा कैपिटल अकाउंट है जो कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होता है। तो हमने फंडामेंटल चैप्टर के अकॉर्डिंग 2 मेथड सीखा था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमेशा कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। तो इसका आंसर है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, ये फोर्थ का आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट फिफ्थ, ऑन द फर्म डिसोल्यूशन व्हाट एंट्री विल बी मेड ऑन रियलाइजेशन ऑफ गुडविल विच वॉज शो ऑन इन द बैलेंस शीट। इसने कहा है कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या एंट्री पास की जाएगी। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर हम गुडविल की एंट्रीज रिकॉर्ड करें तो क्या एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी और ये गुडविल कहाँ पे रिकॉर्ड होगा।
तो मेनली जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है, मतलब हमारी जो फर्म है वो बंद हो रही है, तो इस केस में सारी असेट्स को, जितनी भी हमारी बैलेंस शीट की डेबिट साइड असेट्स होता है, बैलेंस शीट की असेट साइड जितनी भी असेट्स होती है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं हम, वो भी किस में, रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर इसकी एंट्रीज पास करने के लिए कहा जाए, इसका मतलब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में गुडविल को भी डेबिट किया होगा, क्योंकि गुडविल भी हमारी क्या है, असेट्स है, तो गुडविल को डेबिट किया होगा। तो अगर हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि इसने एंट्री कहा है, तो अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है तो इसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू गुडविल। ये आपको याद रखना है कि जितनी भी बैलेंस शीट में असेट्स रिकॉर्ड होती हैं वो सारी असेट्स फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होती है। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रही है तो जर्नल एंट्रीज में क्या हो जाएंगी, वो क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कॉल्ड। जितनी भी क्रेडिट साइड का बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है वो अगर डेबिट साइड से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा। तो सिक्स्थ का आंसर है प्रॉफिट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है तो वो क्या शो करेगा, प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड सारी अमाउंट कौन सी रिकॉर्ड होती है, प्रॉफिट वाली। तो ये आ गया हमारा आंसर प्रॉफिट। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है, असर्टेन और रीजन दे रखा है। तो असर्टेन है हमारे पास यहाँ पे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एडमिशन ऑफ द पार्टनर डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बट डिसॉल्व ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप। किसी भी फर्म में पार्टनर के एडमिशन का मतलब क्या है, फर्म का बंद ना होना बल्कि पार्टनरशिप का बंद होना। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड रीजन पढ़ते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सो दैट द ओल्ड पार्टनरशिप सीज टू एग्जिस्ट एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बट द फर्म कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। रीजन दिया गया है कि फर्म में जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो इससे क्या होता है, ओल्ड पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है और एक नया पार्टनरशिप मीन्स नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही है, असर्टेन भी सही है और रीजन भी इसका सही है। असर्टेन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ भी हमारे पास असर्टेन और रीजन वाले ही हैं। तो इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल आर ऑलवेज डिफरेंट। असर्टेन में कहा गया है कि इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल दोनों ही हमेशा डिफरेंट होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इशूड कैपिटल का मतलब होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जबकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या है, ऑथराइज्ड का कुछ पार्ट जो कि अभी करंट टाइम पे कंपनी ने इशू किया है। तो बिल्कुल दोनों ही डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसका रीजन क्या दे रखा है इसने, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल हेंस इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम द इशूड कैपिटल। तो इसने कहा कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक इशूड कैपिटल का पार्ट है, इसलिए ये हमेशा ही डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर है हमारे पास दोनों ही ट्रू है, जबकि आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर है ए ही है, क्योंकि ए और आर दोनों ही ट्रू है, जबकि आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका ए स्टेटमेंट का। तो एट्थ का भी आ गया हमारे पास ए आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेट एज पर सेबी गाइडलाइंस। सेबी गाइडलाइंस मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कंपनीज के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी डिसाइड की गई है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कंपनीज के लिए मिनिमम 90% के शेयर्स के सब्सक्रिप्शंस डिसाइड किए गए हैं, कि मिनिमम कंपनी के 90% शेयर इशू किए जाने चाहिए, हो जाने चाहिए मीन्स तभी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया नाइन्थ का 90%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट नो डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट। जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर कोई भी रेट इंटरेस्ट का डिसाइड नहीं होता, मतलब कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता। जितनी उसकी मार्केट वैल्यू हो और जितना उसको स्टार्टिंग में हमने परचेज किया है उन दोनों के डिफरेंस से ही रेट डिसाइड किया जाता है, मतलब इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो स्टार्टिंग में इस पे कोई रेट डिसाइड नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट नो एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10th का आंसर है नो एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ये 10th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज मीन बाय बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं वाहक ऋण पत्र। तो बियरर डिवेंचर एक ऐसा डिवेंचर होल्डर होता है जिसका एड्रेस या कोई भी रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता है। कंपनी इसमें इंटरेस्ट उसी पर्सन को पे करती है जिसके पास डिवेंचर के सर्टिफिकेट के साथ इंटरेस्ट का कूपन अटैच मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। एक्स एंड वाई दो पार्टनर दे रखे हैं क्वेश्चन में और इनका कैपिटल बैलेंस दे रखा है, इन्वेस्टेड अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है इसमें 6% का, और रेशो भी डिसाइडेड है 2:3। प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500 का, और हमें इस प्रॉफिट को एलोकेट करना है और साथ में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करते हुए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर रहा है, तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और साथ में इस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 11 नहीं 12, क्योंकि 11 हमने सॉल्व कर लिया बियरर डिवेंचर को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया। और एक बात आपकी जाननी जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, ना कि लॉसेस को। क्लियर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में से हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। ये है हमारे पास प्रॉफिट 1500 का, तो बाय प्रॉफिट 1500। अब हम यहाँ पे एक बार आईओसी को कैलकुलेट कर लेते हैं इन पार्टनर का। फर्स्ट पार्टनर है एक्स, नेक्स्ट है वाई। एक्स पार्टनर की कैपिटल है 20,000, जिसका अगर हम 6% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 1200। जबकि वाई की कैपिटल है 10,000 और 10,000 का 600 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट गिवन है 1500, जबकि हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है पार्टनर्स को 1800। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कम हो रहा है। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशन है कि जब भी प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पेमेंट तो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ही पेमेंट करेंगे, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल का चार्ज ना होके इस प्रॉफिट को, ये जो 1500 का प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को ही हम एक्स और वाई दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी इनके कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग। क्लियर। दोबारा डिफाइन करते हैं। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट आईओसी से कम हो तो हमें इसी प्रॉफिट की अमाउंट को पार्टनर्स के बीच उनके कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल रेशो कितना है 20,000 10,000 मीन्स 2:1। तो 1500 को अगर हम 2:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आ गया 1000 और 500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस केस में यहाँ पे प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया, पार्टनर भी खुश है और यहाँ पे हमारी फर्म भी खुश हो गई। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, बट 13 क्वेश्चन करने से पहले हम 12 के ही जो ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई बच्चे पेपर में थ्योरी अटैम्प्ट करते हैं और कई बच्चे न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करते हैं। तो हम इस पेपर के अकॉर्डिंग दोनों को ही सॉल्व करेंगे ताकि थ्योरिकल वाले बच्चों को ही प्रॉब्लम ना हो और न्यूमेरिकल वाले बच्चों को ही प्रॉब्लम ना हो। तो 12th क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। मेंशन एनी 2 प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर हमारी फॉर्म में एग्रीमेंट हमने नहीं बनाया, सपोज हम 2 पार्टनर हैं ए और बी, और हम लोगों ने क्या किया, हमने सोचा कि भाई क्या ही हमें एग्रीमेंट बनाना, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, हम दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट है, तो हमने कोई एग्रीमेंट अप्लाई नहीं किया, कोई हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। और इन फ्यूचर अगर हमारे बीच में कोई लड़ाई होती है किसी भी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उस कंडीशन में कौन से रूल अप्लाई होंगे और कौन से रूल अप्लाई नहीं होंगे, उसके बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार रीड आउट करते हैं। मेंशन एनी 2 प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है पार्टनर्स के बीच में, तो कोई भी 2 प्रोविजंस को डिफाइन करो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन की गई है तो कोई भी पार्टनर कितना भी कैपिटल कंपनी में लगाए उसके ऊपर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या होगा, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होगा, इक्वल, अगर पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो। अब ऐसा नहीं है कि हमें ओनली ये 2 पॉइंट लिख देना और हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, हमें इन 2 पॉइंट को लिख के उन्हें डिफाइन भी करना है। 13 क्वेश्चन है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 5 ईयर का टोटल प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास 2011, 12, 13, 14 एंड 15, और हमें इस क्वेश्चन में गुडविल को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और हमारे पास यहाँ पे वेटेड दे ही रखा है टोटल 1, 2, 3, 4, 5 का। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम लिखेंगे ईयर है हमारे पास 2011, 2012, इसी तरीके से ये आ गया 2015 तक। नेक्स्ट कॉलम है प्रॉफिट का, ईयर के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉफिट्स भी दे ही रखी है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 43,000, नेक्स्ट 50,000, नेक्स्ट है 52,000, नेक्स्ट 65,000, और ये आ गया हमारे पास 85,000। नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वेटेज, WEI वेटेज। कई बार क्या होता है हम जल्दी जल्दी में स्पेलिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेटेज में दे रखा है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो ये आ गया 43,000, मल्टीप्लाई करके 1 लाख, इस तरीके से 156। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2,60,000, और नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,400, 425। अब हमें करना है इन सबको ऐड, और वेटेज को भी क्या करना है, ऐड। तो वेटेज को तो फिलहाल ऐड करके आ गया 15। अब इसको जरा ऐड करते हैं, तो ऐड करके ये मेरे पास आ गया टोटल, ये आ गया 9,84,000। क्लियर। अब हमें यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो भी वेटेज मेथड के अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले हमें वेटेज का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर जो भी दे रखा है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो फिलहाल हम पहले वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट की टोटलिंग अमाउंट 9,84,000 और डिवाइड में 15। तो 9,84,000 को हम 15 से ये हमारे पास आ गया 6,56,000, नो 65,600, सॉरी 6 लाख नहीं, 65,600 के अमाउंट आ गया हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। हमें निकालना है अब गुडविल के लिए हमारे पास वेटेज एवरेज प्रॉफिट के अमाउंट का यूज करेंगे और साथ में इसी को नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, और ये आ गया मेरे पास 131,200 का ये आ गया हमारे पास गुडविल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बट उससे पहले 13 क्वेश्चन का ही एक अथवा वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें है थ्योरिकल, गिव 2 सर्कमस्टांसेस इन विच सैक्रिफाइसिंग रेशो में बी अप्लाई। ऐसी 2 कंडीशन बताओ जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना ही पड़ता है। तो 2 कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। जब भी फर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए, तो हो सकता है कि किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और किसी पार्टनर को गेन भी हो रहा है, तो इस केस में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ existing partner,
जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनके ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, क्योंकि इसने 2 कंडीशन पूछी है तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ले लो, कि अगर हमारी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो इस केस में पुराने वाले पार्टनर को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा उस नए पार्टनर के फेवर में, तो इसके लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब इसी को डिफाइन कर देंगे 2 मार्क्स पाने के लिए। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो 4:3। अब इस क्वेश्चन में है कुछ मिस्टेक, कैसे पता लगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में ए बी एंड सी 3 पार्टनर है ओल्ड, जबकि रेशो ओनली 4:3 दे रखा है। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट डी को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर 2/9 शेयर के लिए, और डी नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख रुपीज़ की, जबकि गुडविल लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज़ की। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी और डी, इन चारों का न्यू रेशो दे रखा है 3, 2, 2 और 2। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज पास करनी है, बट जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए पता है कि गुडविल जो नया पार्टनर लाता है उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किससे? सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग। बट इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कैसे करें? क्योंकि ओल्ड रेशो तो ओनली 2 पार्टनर का गिवन है, जबकि न्यू रेशो 4 पार्टनर का गिवन है। तो इस केस में हमें यहाँ पे जो सी है, सी पार्टनर का जो रेशो मिसिंग है, हमें कुछ ना कुछ अज्यूम तो करना पड़ेगा ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर पाए। तो अज्यूम ही करना है अपनी तरफ से, तो कुछ ऐसा अज्यूम किया जाए जो कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे कि 3 और 2 5, 5 और ये 4 9 है, तो इसमें भी हम 9 बना देते हैं। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी का ओल्ड रेशो बन गया 4:3:2 और ए बी सी डी का न्यू रेशो बन गया 3:2:2:2। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो का यूज करके हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल के अमाउंट को। तो फर्स्ट हम ए पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो है हमारे पास ए पार्टनर का 4/9, और जबकि न्यू रेशो है 3/9, तो ये आ गया 1/9। नेक्स्ट इस तरीके से हम बी पार्टनर को कैलकुलेट करेंगे, तो बी का ओल्ड शेयर है 3/9 और न्यू रेशो है 2/9, ये आ गया 1/9। सी पार्टनर को अगर कैलकुलेट करें तो सी का ओल्ड रेशो 2/9 है, और भाई न्यू भी इसका 2/9 है, मतलब सी को कुछ भी शेयर नहीं देना पड़ेगा डी के फेवर में। ओके, और डी तो नया पार्टनर आया तो डी को तो कोई सेक्रीफाइस करने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये आ गया 1/9, 1/9, नीचे की रकम सेम है, मतलब 1 और 1 का आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री, नया पार्टनर कंपनी पैसा ला रहा है, भाई पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा ला रहा है तो किस किस अमाउंट की ला रहा है? पहले तो कैपिटल ला रहा है, वो कौन है? ये डी। तो डी कैपिटल, डी का कैपिटल बैलेंस आ रहा है, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट फॉर्म यूज किया हमने, बट आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे पेपर में, पूरा फुल फॉर्म लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट कैपिटल की अमाउंट है 3 लाख रुपीज़ की, और गुडविल की अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ की। ये आ गया हमारे पास 4 लाख रुपीज़। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते हैं इन पार्टनर में, क्योंकि इन्होंने भाई सेक्रीफाइस किया है। तो कौन कौन पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है? ए और बी। तो 2A कैपिटल और 2B कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो मीन्स 1:1 में बांटा जाए तो हाफ ए को मिल जाएगा और हाफ बी को मिल जाएगा, दोनों खुश, दोनों को हाफ हाफ शेयर मिल गया। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट और 2 मार्क्स भी पक्के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है थ्योरी। व्हाट विल हैपन इफ रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर ड्यू आर नॉट सेटल्ड इमीडिएटली। 15 क्वेश्चन में कहा गया है कि आप बताओ क्या होगा अगर किसी भी रिटायरिंग पार्टनर या किसी भी डिजीज पार्टनर की पेमेंट जो बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो टाइम पे ना करें तो ये है हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन। जरा समझते हैं। अगर रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट नहीं करते, अगर रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो रिटायरिंग पार्टनर अपने ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट लेने का राइट रखता है। ओके, अगर हम उस रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट नहीं करते ना टाइम पे, तो रिटायरिंग पार्टनर के पास राइट है कि वो हमारी फर्म के खिलाफ जाके केस करे और अपना इंटरेस्ट जो भी है
अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ड्यू अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा और प्रिंसिपल अमाउंट तो लेगा ही लेगा। और साथ में हो सकता है कि इन फ्यूचर में जब तक हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे, वो आगे आने वाले ईयर के प्रॉफिट्स में भी डिमांड कर सकता है। ओके, तो हमें कभी भी अपने रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट को उसको नहीं तरसाना है, उसको टाइम पे पेमेंट कर देना है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A limited forfeited 100 share of 100 rupees each at a premium 50% to be paid at the time of allotment। एक कंपनी है जिसके 100 शेयर्स हैं और 100 रुपए का ही एक शेयर है, और उस कंपनी ने इस शेयर्स को 50% प्रीमियम पे इशू किया है। अब पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि कोई भी कंपनी अपने गुडविल के अकॉर्डिंग, मार्केट में शेयर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग जितना भी चाहे प्रीमियम चार्ज कर सकती है, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रीमियम है 50% का और टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और ये जो 50% का प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने मंगाया है। फर्स्ट कॉल जो कि 30 रुपए के हिसाब से था इक्विटी शेयर पे, वो कंपनी को नहीं रिसीव हुआ, और फाइनल कॉल जो कि 20 रुपए के हिसाब से था वो कंपनी ने मंगाया ही नहीं। तो दी शेयर वर फॉरफिटेड, कंपनी ने कहा भाई तेरे शेयर फॉरफिट हो गए अब, और उसी शेयर को जाके किसी और को बेच दिया 70 रुपए के हिसाब से, 80 रुपए पेड अप पे, और हमें इसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को दोबारा डिटेल में समझते हैं। देखो 100 का शेयर है, ओके, और 100 रुपए का एक शेयर, मतलब 100 शेयर है टोटल, और एक शेयर 100 रुपए का है। क्लियर है? लेकिन ये जो इसने कहा है ना कंपनी ने 50% का प्रीमियम, अब 50% का प्रीमियम मतलब कि 50 रुपए, लेकिन ये जो 50 रुपए का प्रीमियम है ना, 50% इस पर हमने कैलकुलेट किया तो 50 रुपए आया, लेकिन ये जो 50 रुपए का प्रीमियम है ये अलॉटमेंट के साथ है। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे शेयर फॉरफिट की एंट्री में इस प्रीमियम का कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि अलॉटमेंट की तो पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट किस चीज की नहीं हुई? ओनली फर्स्ट कॉल की पेमेंट इसको रिसीव नहीं हुई है, और फाइनल कॉल तो इसने मंगाया ही नहीं, और जब मंगाया ही नहीं तो शेयर होल्डर की तो कोई गलती ही नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं फर्स्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पेमेंट नहीं हुई है। कंसेप्ट को याद रखो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फॉरफिट में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नेक्स्ट टू जो पेमेंट नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पेमेंट नहीं हुई है? ओनली फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, और नेक्स्ट आ जाएगा टू शेयर फॉरफिट, क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया भाई वो तो पैसा कंपनी वापस करेगी नहीं उस बंदे को, तो वो तो कंपनी के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। सबसे पहले 100 का शेयर बेशक से 100 रुपए के हिसाब से था, लेकिन 20 रुपए तो कंपनी ने सेकंड कॉल मंगाए नहीं ना। तो जब 20 रुपए नहीं मंगाया तो कितना मंगाया? 80 रुपए, तो 100 मल्टीप्लाई 80 आ गया 8000। अब फर्स्ट कॉल कितने की? 30 रुपए की, तो 100 मल्टीप्लाई 30 रुपए ये आ गया 3000, मतलब 3000 उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया। अब 8 में से अगर 3000 पेमेंट नहीं किया तो कितना पेमेंट कर दिया? 5000 पेमेंट कर दिया, लेकिन कंपनी इसका 5000 रुपये रिफंड थोड़ी करेगी। ओके, अब आगे हमें इसको करना है रीइशू। रीइशू मीन्स कंपनी ने इसी शेयर को कहा भाई 1300 शेयर गया और किसी और को बेचना है, इसको दो। अब बेचेगी तो कंपनी के पास तो पैसे ही आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 100 का शेयर अगर 70 के हिसाब से बेचती है कंपनी तो 7000 रुपीज मिल गए ना। उसी शेयर को बेचा किसी और को तो 7000 रुपीज मिल गए। लेकिन टू शेयर कैपिटल, कंपनी को लगता है कि उसका जो ये शेयर है 80 रुपीज पेड अप, मीन्स 80 के हिसाब से बिक सकता था, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 8000। अब अगर कंपनी को लगता है कि मेरा शेयर 80 के हिसाब से बिक सकता था बट ओनली 70 के हिसाब से बिका, तो कंपनी की नज़रों में कंपनी का ये लॉस हो गया 1000 रुपीज़ का। ओके, तो ये आ गया डेबिट, और यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर फॉरफिट कि हाँ भाई ठीक है, मान लिया कंपनी को हो गया लॉस, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। क्लियर पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट अब हम एंट्री करेंगे यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड अमाउंट की कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफिट की बची हुई अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। बची हुई अमाउंट मीन्स जब कंपनी ने शेयर होल्डर से शेयर को फॉरफिट किया था तो उस टाइम पे कंपनी को इसी शेयर के 5000 रुपये मिल चुके थे, लेकिन जब कंपनी ने इसी शेयर को किसी और को बेचा तो कंपनी को ओनली 1000 का लॉस हुआ। तो अभी भी कंपनी के पास अगर 5000 में से 1000 कंपनसेट किया जाए तो अभी भी कंपनी के पास कितने रुपए बचते हैं? टोटल 4000 बचते हैं। तो इसकी हो गई है एंट्री 4000 रुपीज़। यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन में 5000 में से 1000 रुपीज़ का लॉस, ये आ गया भाई हमारे पास 4000 रुपीज़ की एंट्री। क्लियर है पॉइंट?
फर्स्ट शेयर फोरफिट करने की, नेक्स्ट उसे शेयर को उठा के किसी और को बेच दिया, और उसके बाद फिर कंपनी ने दिखावा कर दिया भाई हमें तो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस के बाद कुछ तो बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको हमने कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, वो भी डिसोल्यूशन के टाइम की। तो फर्स्ट 3 एंट्रीज दे रखी हैं। फर्स्ट एंट्रीज में कहा गया है कि सुषमा एक पार्टनर है जिसको कंपनी 5,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन पे कर रही है, मीन्स सैलरी पे कर रही है। ओके और सुषमा ने कहा कि ठीक है आप मुझे सैलरी दे रहे हो 5,000 रुपीज की, तो मैं जो भी आपकी फर्म का, आपके नहीं सॉरी क्योंकि पार्टनर है भाई, तो ये हमारी बोलेगी। सुषमा ने कहा कि मैं हमारी फर्म का पूरे जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे वो मैं पेमेंट कर दूंगी, मुझे आप बस सैलरी दे दो। फर्म ने कहा ठीक है सैलरी ले लो। तो यहाँ पे फर्म की तरफ से तो सैलरी जा रही है, मतलब पैसे जा रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। किसको पेमेंट कर रही है फर्म? सुष्मिता को। तो ये आ गया हमारे पास सुष्मिता है सुषमा कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या आ जाएगा 5,000। कंपनी के जब तो वही पार्टनर को गए ना, तो ये आ गया 5,000। यहाँ पे पार्टनर सारी पेमेंट कर रहा है 5,000 रुपीज लेके, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में क्या आया, रियलाइजेशन अकाउंट, और क्रेडिट साइड में टू सुषमा कैपिटल। कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है। ओके अगर कंपनी पेमेंट करती तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आता। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पार्टनर ने पेमेंट किया इसलिए एंट्री हुई है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन कहा गया विकास एक पार्टनर है जिसको कंपनी सैलरी पे कर रही है, अगेन वही रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी पे कर रही है 10,000 रुपीज का, और वो भी कहता है भाई सारे एक्सपेंस में पेमेंट कर दूंगा, बट एक्चुअल में जो एक्सपेंस है वो तो 18,000 रुपीज के हैं। एक्चुअल में एक्सपेंस कितने 18,000 रुपीज के। अब जरा इस कंडीशन को समझना, विकास फर्म का एक पार्टनर है, विकास ने कहा मुझे सैलरी दे दो 10,000 रुपीज की और मैं सारे खर्चे पेमेंट कर दूंगा, बट एक्चुअल में जब वो खर्चे पेमेंट करने गया तो उसको रियलाइज हुआ भाई 18,000 रुपीज का खर्चा है, मैंने तो सिर्फ 10,000 रुपीज फर्म से लिया है और मैंने तो वादा भी कर दिया, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्म की जेब से कितना जा रहा है, सीधा सीधा ये देखो, फर्म की जेब से ओनली 10,000 रुपीज पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगेन सेम एंट्री करेंगे, बस यहाँ पे विकास आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विकास कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए 10,000 रुपीज। लेकिन विकास कितनी पेमेंट कर रहा है 18,000, तो एक और एंट्री पास कर देते हैं, विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ताकि विकास भी अपने इस एडजस्टमेंट को फर्म को शो करे कि देखो भाई मैंने सिर्फ तुमसे 10,000 लिया था बट एक्चुअल में मैंने 18,000 रुपीज पे किया है। ओके तो इस तरीके से एंट्री हो गई। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन realization expense 15,000 rupees out of 20,000 rupees borne by A and balance by firm. Total realization expense कितना है टोटल है 15,000 रुपीज। वैसे यहाँ पे रियलाइजेशन आएगा बट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक्सपेंस लिख दिया, आपको सिर्फ रियलाइजेशन लिखना है। तो टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 15,000, और पेमेंट कौन कर रहा है ए, तो टू ए कैपिटल अकाउंट। कितनी पेमेंट कर रहा है वो ओनली 12,000, और बाकी फर्म कहती है हम खुद ही पेमेंट कर लेंगे भाई कोई बात नहीं, तो टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपीज। ये हो गई इसकी एंट्री। 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने 18 क्वेश्चन पे। जे लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज बिजनेस ऑफ उषा लिमिटेड। जे लिमिटेड ने क्या किया, उषा लिमिटेड का एक बिजनेस परचेज किया जिसमें कुछ असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है और कुछ पेमेंट भी करनी है हमें। असेट्स में मशीन, फर्नीचर और स्टॉक वगैरह, क्रेडिटर्स की वैल्यूज दे रखी है और हमें एंट्री करके हमें क्या करना है, इसको शो करना है पेमेंट करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 में हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सारी असेट्स को डेबिट करना है, क्योंकि इसने कहा जर्नल एंट्रीज करो। तो जर्नल एंट्रीज में मेनली क्या होता है, जब भी हम किसी बिजनेस के असेट्स या लायबिलिटीज मतलब पूरे बिजनेस को परचेज करते हैं, बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप के असेट्स आ रही है और डिफरेंट टाइप की लायबिलिटीज आ रही है। तो इसको सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में। तो सारी असेट्स को हम कर देंगे डेबिट, मीन्स मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये हमारा 17 क्वेश्चन कंप्लीट था। नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या है, स्टॉक
अकाउंट डेबिट, एक लाइन गैप करते हैं क्योंकि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो टू क्रेडिटर, 80,000 रुपीज़ का तो हमारे पास क्रेडिटर ही हो गया। और इसने परचेज प्राइस वॉज एग्रीड 1,08,000 रुपीज़, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टू ऊषा लिमिटेड 1,08,000 रुपीज़। अब इसको हम करेंगे टोटलिंग। सबसे पहले डेबिट की अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो मशीन है मेरे पास 1 लाख की, फर्नीचर है 1,80,000 और स्टॉक है 20,000 का। ये तो सीधा सीधा 3 लाख आ गया। अब 3 लाख में से 1,88,000 अगर हम माइनस करते हैं तो 88, 190, 112 आ जाएगा। ये क्रेडिट साइड का बैलेंस बच रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व। अगर सपोज माइनस करते वक्त डेबिट साइड वैल्यू कम पड़ती तो क्या आ जाता, गुडविल, कैपिटल रिजर्व। ओके, और अगर डेबिट साइड कम पड़ता तो गुडविल, तो क्रेडिट साइड कम पड़ा इसलिए क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व। अब नेक्स्ट एंट्री करनी है हमें इसको पेमेंट करते वक्त, किसको, उषा को। उषा को ये जे लिमिटेड करने वाला है पेमेंट। कितने की पेमेंट करनी है, 1,08,000 रुपीज़। उषा लिमिटेड डेबिट, और पेमेंट भी किस तरीके से हो रही है, 12% का डिबेंचर दिया जा रहा है, वो भी प्रीमियम पे। 1,08,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है हमें, और वो भी 12% डिबेंचर को देते हुए। तो 12% डिबेंचर, और इस डिबेंचर को हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, 1,08,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। बट यहाँ पे इसने कहा है क्वेश्चन में कि हमें 20% प्रीमियम पे करना है पेमेंट, और इसमें अगेन कोई शेयर का प्राइस तो दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पे शेयर का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज़। इस क्वेश्चन में, इस पूरे पेपर में बहुत सारी माइनर सी मिस्टेक्स दे रखी हैं, तो वैसे हमें पेपर में इतनी मिस्टेक्स नहीं मिलेगी देखने को। 100 रुपये का शेयर है और 20 रुपये का 20% का प्रीमियम है, तो ये आ गया हमारे पास 20 रुपये का प्रीमियम, और 100 रुपये का प्राइस, 20 रुपये का प्रीमियम, ये आ गया 120 रुपये का टोटल प्राइस। 120 से कर देंगे इसको डिवाइड, और ये आ गया मेरे पास 900 का टोटल डिबेंचर। अब 900 का डिबेंचर, और इनिशियल वैल्यू इसकी 100, फेस वैल्यू 100 थी तो 90,000, और 900 का डिबेंचर, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 रुपये का, यह आ गया 18,000। टोटल मिला के हो गई ना पेमेंट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट और 3 मार्क्स भी कंफर्म। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। P&Q और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो 5:3, और एडमिट किया गया इसमें आर को एज अ न्यू पार्टनर 1/8 शेयर के लिए, और आर को गारंटी भी दी है कि भाई तेरे को 75,000 रुपीज़ प्रॉफिट देंगे। गारंटी मीन्स कि हमारी फर्म में चाहे लॉस हो जाए बट उस नए पार्टनर को तो इतना प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ओके, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है, मीन्स अगर आर के शेयर में कोई भी कमी होती है, तो उसको पी और क्यू कहते हैं, भाई हम दोनों पेमेंट करेंगे तेरे को 3 और 2 के रेशियो के अकॉर्डिंग। और प्रॉफिट हमारे पास गिवन है इस पूरे क्वेश्चन का 4 लाख रुपीज़, और हमें इस क्वेश्चन में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाना है। आर की गारंटी की कंडीशन जो है उसको ही फुलफिल करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, PQR तीनों का। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और न्यू पार्टनर के प्रॉफिट में डेफिशिएंसी है या नहीं है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर आर है उसका शेयर दे रखा है 1/8। अगर 1/8 का शेयर है तो क्या इसने, आर ने ये कहा है कि मैं पी से तो इतना शेयर लूंगा, क्यू से इतना शेयर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा ना। मीन्स अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर कोई कंडीशन नहीं रखता कि मुझे इस पार्टनर से इतना शेयर चाहिए, इस पार्टनर से इतना शेयर चाहिए, तो इस केस में हम फर्स्ट कंडीशन मीन्स लेट वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो लेट टोटल प्रॉफिट बराबर 1, और आर का शेयर कितना है 1/8। अब अगर आर को भाई इतना ही दे देंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग किसके लिए, पी और क्यू के लिए, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/8 कर दो ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/8। ओके, अब 7/8 में से पी और क्यू को शेयर मिलेगा, तो पी का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। पी का रिमेनिंग कितना है 7/8, इसमें से हम पी का शेयर देंगे, ओल्ड कितना था इन लोगों का 5 और 3 का, तो पी का रिमेनिंग शेयर में से मिलेगा 5/8, और इसी तरीके से क्यू को रिमेनिंग 7/8 में से मिलेगा 3/8। ये आ गया हमारे पास 35/64, ये आ गया 21/64। 35/64 पी का है,
21/64 क्यू का है और 1/8 तो इसका है ही नए पार्टनर का। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 64 आ गया 35, ये आ गया 21 और ये आ गया 8 8 जा 64 मीन्स 35 21 और ये आ गया 8। ये है इन पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को जो हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 4 लाख का, इस रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 35 21 और 8 इन तीनों को ऐड करते जरा, तो ये आ गया 50 64 और 64 से अगर इसको क्रॉस करते हैं, चलो 8 से क्रॉस कर लेते हैं, 8 8 जा 64 8 5 जा 40, 50,000 की अमाउंट आ गई। अब इसको 2 से पहले क्रॉस करें तो 2 4 जा 8 और 2 से क्रॉस करें तो 2 से 25,000 आ गया। अब डायरेक्टली इसको 4 से क्रॉस कर लेते हैं, 4 से 24 4 जा 8, ये आ गया मेरे पास 6,250 रुपीज़। 6,250 तो आ गया, लेकिन इसको हमें 35 से मल्टीप्लाई करना है, अगली बार 21 से और अगली बार 8 से। तो P का शेयर कितना आएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6,250 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, P का शेयर आ जाएगा। इसी तरीके से Q का शेयर अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो RR का शेयर आ जाएगा अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया मेरे पास इसका अमाउंट 2,18,750, ये आ गया 1,31,250, ये आ गया 50,000, ये आ गया हमारे पास तीनों की अमाउंट। ओके, तीनों का शेयर कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट हमें आर का रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि आर का शेयर है 75 की, तो उसको गारंटी मिली थी, जबकि आर का तो ओनली 50,000 का शेयर आ रहा है, तो आर का शेयर कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे आर को जो गारंटी मिली थी उसको हमें फुलफिल करते हुए कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? टोटल 75,000 की गारंटी मिली थी, 50,000 रुपीज़ उस बंदे को मिल ही रहा है उसके प्रॉफिट में से, मतलब 25,000 रुपीज़ जो कम पड़ रहा है उसको पेमेंट करेंगे। कौन पेमेंट करेंगे उसको? इसको पेमेंट करेंगे P और Q। अब इसमें कहा गया था कि जो पार्टनर जितना भी मतलब इसका रिमेनिंग बचेगा, इसकी गारंटी अगर फुलफिल नहीं हो पाती है तो P और Q पेमेंट करेंगे 3/2 रेशो के अकॉर्डिंग। 3/2 का मतलब क्या है? 25,000 का ये तो देगा 3/5 और 25,000 का ये देगा 2/5। इसका मतलब कि 5 5 जो 25, ये आ गया 15,000 तो P पेमेंट कर देगा और बचे कुछ 10,000 रुपीज़ Q को पेमेंट करने देगा। ओके, तो अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर कर देना है, क्योंकि बाकी तो हमने वर्किंग नोट बना ही लिया है। तो यहीं शो कर देते हैं, यहाँ नहीं आ पाएगा, पीछे सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये आ गया क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट, तो हम उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड 4 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे आ गया हमारे पास टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? P, Q और R। P का जो शेयर आया था पहले वो आया था 2,18,750, Q का 1,31,250 और R का 50,000। अब P 15,000 रुपीज़ पेमेंट करेगा, Q 10,000 रुपीज़ पेमेंट करेगा और R तो भाई दोनों से लेगा टोटल 25,000। तो P का 15,000 माइनस करते हैं 2,03,750, R का 10,000 माइनस कर देते हैं तो 1,21,250 और R का हमारे पास आ गया 75,000। इस तरीके से 4 लाख की प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कंडीशन भी फॉलो हो गई इस गारंटी की और प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास इसी क्वेश्चन का एक थ्योरिकल क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड वेरिएबल कैपिटल अकाउंट। वेरिएबल कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। दो कॉलम बना लेते हैं, एक फिक्स्ड के लिए और एक वेरिएबल के लिए।
सबसे पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमारा डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बना जाता है। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और जबकि हमारा वेरिएबल कैपिटल ये नॉन करंट असेट्स को परचेज करने के लिए यूज्ड फॉर बाइंग नॉन करंट फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट असेट्स। ओके, क्योंकि नॉन करंट तो ऑलरेडी फिक्स्ड असेट्स से होता है, तो नॉन करंट असेट्स। ओके, नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो हमें कम से कम 3 पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। और 3 पॉइंट के साथ फिक्स्ड कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल का अगर हम चाहें तो आगे इसका फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल के और पॉइंट्स लिखते हैं। ये जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान, और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान के लिए यूज होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमें करनी है तो वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जो फिक्स्ड कैपिटल है इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स रहता है पूरे साल, तो नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल इनटू कैश। और जबकि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्टेबल, डिसकन्वर्टेबल इनटू कैश। ओके, तो ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Nandan, John and Rosha are partners sharing profit and losses ratio 4:3:2। और जॉन जो है एक नोटिस दे रहा है कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ फर्म से, और जो बाकी 2 पार्टनर जो बचे हुए हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर रेशो कैसा होगा, इक्वल ही होगा। कैपिटल अकाउंट में नंदन और रोशा का आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कैपिटल बैलेंस शो कर रखा है 43,000 और 80,500 रुपीज़ का। और दिस टोटल अमाउंट वॉज पेड बाय द जॉन, जो कि जॉन को क्योंकि रिटायरमेंट ले रहा तो उसका कोई ना कोई ड्यू अमाउंट होगा, तो जॉन को ड्यू अमाउंट की पेमेंट की गई जो कि है 95,500 रुपीज़ की। और ये अमाउंट उसको पेमेंट कौन कर रहा है, नंदन और रोशा, दोनों पार्टनर पेमेंट कर रहे हैं। प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशो के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। हमें इसके अकॉर्डिंग वर्किंग नोट में शो करना है और साथ में जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। इन पार्टनर का नाम है नंदन एन, जॉन जे और रोशा आर। इन तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है रोशा, जॉन और नंदन का 4:3:2। और जबकि न्यू रेशो जब ये जॉन जा रहा है तो उसके बाद न्यू रेशो भी इन पार्टनर ने डिसाइड कर लेता कि भाई इक्वली बांट लेंगे, तो 1 और 1 का रेशो हो गया। अब सबसे पहले हम कैपिटल निकालते हैं, टोटल फर्म की है कितनी, फर्म में कितना पैसा है। तो कैपिटल ऑफ नंदन और रोशा जो पार्टनर बच रहे उनका कैपिटल कितना है, 43,000 तो नंदन का है और 80,400 इस रोशा का है। तो ये आ गया मेरे पास टोटल ऐड करके 1,23,500। और साथ में जो पार्टनर को पेमेंट की जा रही है, इस रिटायरिंग पार्टनर को, जॉन को, उसका पैसा भी तो कंपनी से ही जा रहा है, उसका पेमेंट है टोटल 95,500। तो इनको ऐड करते हैं, ये आ गया 2,19,000 रुपीज़। ये टोटल पेमेंट आ गया कंपनी का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि फर्म के अंदर टोटल कैपिटल कितनी है, 2,19,000 रुपीज़ की, जो कि बाकी रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल और साथ में जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका भी पैसा ऐड कर दिया क्योंकि वो भी तो कंपनी से ही लेके जा रहा है। तो रिटायरिंग के टाइम पे कंपनी में टोटल 2,19,000 रुपीज़ है। अब हमें इस 2,19,000 रुपीज़ को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि पार्टनर को पेमेंट भी हो जाए और पुराने पार्टनर का जो शेयर है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर उनका जो पैसा है वो कंपनी में बचा रहे। इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। 2,19,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो टोटल फर्म की कैपिटल है वो कितनी है, 2,19,000 रुपीज़। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो टोटल कैपिटल आएगी उसको हमें प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग।
तो 2,19,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 मीन्स न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया हमारे पास 1,09,500। इसका भी यही आएगा क्योंकि दोनों का रेशो सेम है, तो 1,09,500 आ गया। जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल जो इन पार्टनर्स की दे रखी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल फर्स्ट पार्टनर की दे रखी है 43,000, जबकि सेकंड पार्टनर की है दे रखी है 80,500। ओके, अब ये वाली जो कैपिटल है वो किसकी है, नंदन की, और ये वाली जो कैपिटल है वो किसकी है, रोसा की। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बताना है कि कौन कितना पैसा लेके आएगा या फिर लेके जाएगा। तो इसको करेंगे हम माइनस, तो ये आ गया हमारे पास 566। इस तरीके से इसको माइनस कर लेते हैं, ये आ गया 29,000। मतलब जो ये नंदन है वो 66,500 रुपीज़ घर से लेके आएगा, और जो ये रोशा पार्टनर है वो 29,000 रुपीज़ घर से लेके आएगी। इस तरीके से अब जरा एक बार इनको ऐड करके देखते हैं, क्योंकि इस तरीके से पेमेंट होने वाली है। तो 60, 80, 95,500, क्या रिटायरिंग पार्टनर को 95,500 दिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल 95,500 रुपीज़ पेमेंट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पार्टनर घर से पैसे लेके आएंगे और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे। अब बात आती है कि जर्नल एंट्रीज क्या होगी। पहली बात तो ये रिकॉर्ड कर लें कि जो दोनों पार्टनर है वो कैश लेके आ रहे हैं। अब फर्म में तो पैसा आ रहा है, अब चाहे भाई कहीं से भी आए पैसा तो आ रहा है, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। कौन कौन लेके आ रहा है, एक तो ये नंदन लेके आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 2 नंदन कैपिटल, और दूसरा ये रोशा भी लेके आ रही है या लेके आ रहा है ये तो पता नहीं, बट है तो पार्टनर। तो कंपनी में 29,000 रुपीज़ और 66,500, टोटल मिला के 95,500 रुपीज़ आ गए। और पेमेंट किसको करनी है, जॉन को, तो जॉन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कंपनी से गया पैसा तो टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 95,500 रुपीज़ की। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।